हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय बबली यूट्यूब स्टडी चैनल। ओके। आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस फेज, मतलब एम फेज, समसूत्री विभाजन अवस्था। यह क्या होती है? ये एक नाटकीय अवस्था होती है। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। इसमें क्या होता है? जो जनक कोशिका होती है और संतति कोशिका, मदर सेल एंड डॉटर सेल, इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या समान होती है। क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो समान होती है, सेम होती है। ओके। इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, समविभाजन अवस्था कहते हैं। माइटोसिस, इसमें विभाजन दो तरीके से होता है। कौन से तरीके से? एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? केंद्रक का विभाजन। इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ओके, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसकी चार अवस्थाएं होती हैं, चार फेज होते हैं। कौन से होते हैं? पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज एंड चौथा है टीलोफेज। जो प्रोफेज है उसे पूर्वावस्था कहते हैं, मेटाफेज को मध्यावस्था कहते हैं, एनाफेज को पश्चावस्था कहते हैं और टीलोफेज को अंत्यावस्था कहते हैं। ओके। कैरियोकाइनेसिस जैसे एक कोशिका है, उसमें दो केंद्रक होते हैं और साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद होती है। पहले केंद्र का विभाजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रोफेज के बारे में डिटेल में। प्रोफेज मतलब पूर्वावस्था। पूर्वावस्था ये क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम का संघनन प्रारंभ हो जाता है। ये क्रोमोसोम के संघनन से प्रारंभ हो जाता है और क्रोमोसोम संघनित होकर ठोस बन जाते हैं। और यही प्रोफेज की पहचान है, मतलब गुणसूत्र का संघनन, यही प्रोफेज की पहचान है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है तारक काय एंड तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। जो तारक काय एंड तारक केंद्र हैं वे विपरीत ध्रुवों की ओर चलना शुरू कर देते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिका को विकृत करता है। जो तारक काय होते हैं वो सूक्ष्म नलिकाओं को विकृत करते हैं। और उसे क्या कहते हैं? एस्टर। एस्टर ये क्या होता है? तंतु एंड तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। अब नेक्स्ट प्रोफेज के अंत में, मतलब एंडिंग प्रोफेज, इसमें क्या होता है? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रिका एंड केंद्रक आवरण विलुप्त हो जाते हैं। केंद्रक आवरण विलुप्त हो जाते हैं। अब हम इसको डायग्राम के जरिए से समझेंगे किस किस तरीके से होते हैं ये। जैसे प्रोफेज की स्टार्टिंग में क्या होता है? ये क्रोमोसोम है, ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है, ये गोल्जी बॉडी ई आ रहे हैं और ये तारक कायन तारक केंद्र है। ये विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ हो जाता है इनका। और प्रोफेज के अंत में केंद्रक झिल्ली, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं और ये तारका तरंग एस्टर को विकृत करते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं को विकृत करते हैं और ये केंद्रक झिल्ली का विघटन हो जाता है। ओके। अब नेक्स्ट हम मेटाफेज पढ़ेंगे। मेटाफेज में क्या होता है? केंद्र का आवरण पूर्णतया नष्ट हो जाता है, मतलब केंद्र का जो आवरण होता है वो पूर्णतया विलुप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट
क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट दिखाई देते हैं। मतलब मेटाफेज अवस्था को हम सूक्ष्मदर्शी से स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। एंड इसमें क्रोमोसोम की आकृति का अध्ययन सरल हो जाता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर क्रोमोसोम की आकृति का अध्ययन होता है, वो सरल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दो संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। मतलब दो सिस्टर क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु क्या होता है? यह छोटे से बिंब के आकार की संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। ओके। तारक काय से निकली सूक्ष्म नलिकाओं के तंतु इनसे आकर जुड़ते हैं। मतलब तारक काय से जो सूक्ष्म नलिका निकलती हैं, वो जो तंतु होते हैं, वो इनसे आकर जुड़ते हैं काइनेटोकोर से। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्रोमोसोम मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। मतलब क्रोमोसोम मध्य रेखा पर आ जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मध्यावस्था पट्टिका, मेटाफेजिक प्लेट। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक क्रोमोसोम का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से निकले तरकु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से जुड़ा रहता है। मतलब जो क्रोमोसोम होता है, उसका जो क्रोमेटिड होता है, वो ध्रुव से निकले तरकु तंतु द्वारा उसके काइनेटोकोर से जुड़ता है। मतलब क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से जुड़ता है। ओके। अब हम मेटाफेज को डायग्राम के जरिए समझेंगे। डायग्राम बनाएंगे इसका। ये है तारक काय, ये है क्रोमोसोम। तो तारक काय से जो ये है इनके काइनेटोकोर। तारक काय से जो तरकु तंतु निकले हैं, मतलब सूक्ष्म नलिका निकली है, वो इस तरीके से इनसे जुड़ जाएंगे काइनेटोकोर से। और मेटाफेज के अंत में यह एक मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे। मतलब क्रोमोसोम एक प्लेट के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे इस तरीके से। ये काइनेटोकोर हैं और ये सूक्ष्म नलिकाएं इनसे जुड़ती हैं। ये है मध्यावस्था पट्टिका, मेटाफेजिक प्लेट। अब मेटाफेज कंप्लीट हुआ, अब हम पढ़ेंगे तीसरा एनाफेज, जिसे हिंदी में पश्चावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम अलग होने लगते हैं, जिनसे संतति अर्ध गुणसूत्र बनते हैं। ओके। और ये संतति अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। फिर हम डायग्राम से समझेंगे कि किस तरीके से ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है, वो ध्रुवों की ओर होता है। और जो भुजा होती है, वो पीछे की ओर होती है। अब हम एनाफेज को डायग्राम के जरिए समझेंगे। जैसे ये क्रोमोसोम है,
यहाँ तक तो ये मध्यावस्था का था। अब इसमें क्रोमोसोम अलग होने लगेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये गलती से जुड़ गया, ये अलग हो रहे हैं क्रोमोसोम, और अलग होकर ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगे हैं। सॉरी, ये उल्टा बन गया, इस तरीके से बनेगा। इसमें भुजा पीछे की ओर तथा गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर है। ओके, ये गुणसूत्र अलग हुए इस तरीके से, और यह विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगे। ओके, ये कंप्लीट हुआ एनाफेज। अब हम पढ़ेंगे टीलोपेज। ये लास्ट अवस्था है, अंत्यावस्था। ये क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्र हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों की ओर गए वह एकत्र हो जाते हैं। और ये असंगठित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं, मतलब पहचान को खो देते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम असंगठित होने लगते हैं। पूर्वावस्था में कंडेंस होते हैं, और अंत्यावस्था में ये अलग हो असंगठित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो गया, एंड गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पुनर्निर्माण हो जाता है। ओके, अब हम इसे डायग्राम के जरिए समझेंगे। देखो किस तरीके से इसमें केंद्रक का विभाजन हो गया, दो केंद्रक बन गए, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी बन गए। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब अब हम करेंगे साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। अभी केंद्र का विभाजन किया था, अब कोशिका द्रव्य का करेंगे। ओके, ये क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस के अंत में जब विभाजन संपन्न हो जाता है तो सेल स्वयं दो संतति सेल में विभाजित हो जाती है। तो जो कोशिका होती है, दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो सेल स्वयं दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसी अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। इस अवस्था को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। अब एनिमल सेल में कोशिका द्रव्य का विभाजन किस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन एनिमल सेल का कोशिका द्रव्य कला में विभाजन, मतलब जीव द्रव्य कला का विभाजन किसके द्वारा होता है? खांच विधि के द्वारा। मतलब इसमें खांच बनती हैं। किस तरीके से बनती है अभी हम उसको डायग्राम के जरिए समझेंगे। खांच विधि, इसमें खांचें लगातार गहरी होती रहती हैं और अंत में यह विभाजित हो जाती हैं। विभाजित हो जाती हैं। ओके, कैसे बनती हैं देखो, जैसे ये सेल है, तो इसमें इस तरीके से ये खांच का निर्माण हुआ, और इस तरीके से ये दो सेल बन गई। ओके, इसको क्या कहते हैं? खांच। नेक्स्ट, इन प्लांट सेल, मतलब पादपों में किस तरीके से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है? इन प्लांट सेल में जीव द्रव्य कला का विभाजन। ओके, इसमें क्या होता है? सेल पट्टिका द्वारा होता है, तो इसमें सेल की एक पट्टी बनती है, उस तरीके से विभाजन होता है। इसमें केंद्र से सेल पट्टिका का निर्माण होता है। केंद्र से सेल पट्टिका का निर्माण होता है। और सेल पट्टिका केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि करती है, बाहर की ओर वृद्धि करती जाती है, और यह दो सेल में विभाजित हो जाती है। अभी हम इसको डायग्राम के जरिए समझेंगे। जैसे ये एक प्लांट सेल है,
प्लांट सेल, और इसमें ये सेल पट्टिका का निर्माण हो रहा है और इस तरीके से यह 2 सेल में विभाजित हो जाती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड लवक का 2 संतति सेल में वितरण हो जाता है। मतलब अगर प्लांट सेल डिवाइड होगी तो उसमें जो ऑर्गन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड लवक, इनका 2 संतति सेल में वितरण हो जाता है। ओके, कुछ नोट पॉइंट है, जैसे कुछ जीवों में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। मतलब केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण उस सेल में कई केंद्रक बन जाते हैं। उसमें कई केंद्रक मतलब बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। इस बहुकेंद्रकी सेल को हम क्या कहते हैं? संकोशिका। बहुकेंद्रकी सेल को संकोशिका कहते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल है नारियल का तरल भ्रूणपोष। तरल भ्रूणपोष। ओके, ये कंप्लीट हुआ पूरा माइटोसिस। अब हम माइटोसिस के महत्व पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन के महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये क्या होता है? ये केवल डिप्लॉयड सेल में होता है, मतलब द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। बट इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद है? नर मधुमक्खी एंड निम्न श्रेणी के पादप। नर मधुमक्खी एंड निम्न श्रेणी के पादप। इसमें केवल हैप्लॉइड सेल होती है, अगुणित कोशिका। ओके, तो इसके महत्व के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन से हैं? इस पहला है, इस विभाजन से बनने वाली डिप्लॉयड सेल मतलब द्विगुणित डॉटर सेल साधारणतया समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। साधारणतया समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुकोशिकी मतलब मल्टी सेलुलर जीवधारियों में वृद्धि। मल्टी सेलुलर जीवधारियों में वृद्धि। इसमें क्या होता है? कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक एंड साइटोप्लाज्म का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। मतलब कोशिका में जब वृद्धि होती है तो इसके केंद्रक एंड साइटोप्लाज्म के अनुपात जो होता है वो अव्यवस्थित हो जाता है। अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल विभाजित होकर केंद्रक एंड जीवद्रव्य के अनुपात को बनाए रखना। मतलब कोशिका विभाजित होकर केंद्रक एंड जीवद्रव्य के अनुपात को बनाए रखती है। को बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट है मरम्मत मतलब रिपेयर का कार्य। ये मरम्मत का कार्य भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिचर्म की ऊपरी सतह की सेल्स मतलब अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं एंड आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं। आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं सेल्स एंड ब्लड सेल्स रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। होती रहती हैं। ओके, ये कंप्लीट हुआ आपका पूरा माइटोसिस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आज का लेक्चर कैसा